वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। वंदना जी, हालांकि बातों का सिलसिला हम शुरू करेंगे, बात ही बोलेगी, भेद भी वही खोलेगी, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट आपके काम नाम धाम पर। वंदना जी, आपने बहुत काम किया है, हम लोगों ने देखा जैविक खेती के मामले में, खेती के मामले में। लेकिन एक बात बताइए कि खेती ऐसी चीज़ नहीं है जो कभी फैशन में रही हो, बल्कि एक अगर टेलीविज़न के लिहाज से देखें तो बहुत पिछड़ी हुई चीज़ है। टेलीविज़न पर कभी ना खेती दिखाई जाती है, ना किसान दिखाए जाते हैं। आपकी कैसे दिलचस्पी जागी खेती में, और ये सब अभियान सा छेड़ रखा है आपने? पर सब टेलीविजन वाले, चाहे वो कैमरा हो चाहे वो, खाते तो सब हैं, पर भूल रहे हैं आता कहाँ से है रोज़ का खाना। मेरा रुचि और एक तरह इंक्विजिटिवनेस खेती की 1984 में शुरू हुई। वैसे तो मेरे माता जी ने खेती की थी, मेरे दादा परदादा नाना सब किसान थे, पर बचपन में मैंने किसानी करीब से देखी है, खेत में चने निकाले हैं। और वो ज़माना था जब ट्यूबवेल के पहले, जब हम लोग सब जगह घड़ात से पानी, वो पर्शियन व्हील से पानी आता था। वंदना जी, खेती से तो बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। उनके मन में ये चिंताएं नहीं पैदा होती हैं कि खेती तबाह हो रही है और मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए? ये कहाँ से पैदा हुआ? नहीं, ये नहीं है सच कि किसान को चिंता नहीं है खेती तबाह हो रही है, क्योंकि समाज का पूरा पिलर किसान ही है। 1984 एक बहुत भयंकर साल था। उस साल गर्मी में, मई में, उस ज़माने में मैं बेंगलोर से काफ़ी रिश्ता रखती थी, IIM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वगैरह में मैंने रिसर्च किया था। और उस साल एक सूखा पड़ा, पर जब मैंने देखा कि असली में बारिश का सूखा नहीं है, तो लोग वहाँ सूखा क्यों पड़ रहा है, जानवरों को फॉडर क्यों नहीं मिल रहा है, तब थोड़ा सा हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया और मालूम किया कि जो नई किस्में आई थी उस समय ज्वारी की, वो लंबी किस्मों की जगह छोटी किस्म आ गई थी। संकर बीज आए थे जो शंकर बीज। और एक बूढ़े ने मुझे उस टाइम कहा था, पुराना बीज ले आओगी तो मैं ये सूखा भगा दूंगा, क्योंकि वो जो ज़्यादा बायोमास तैयार करते हैं पुराने बीज, लंबे लंबे होते हैं, उससे उतना ही जैविक खाद मिट्टी में जाती है, उससे सूखा सहन करने की शक्ति मिट्टी की बनती है। उसके कुछ महीने बाद गोल्डन टेम्पल का सारा हुआ, और पंजाब में समृद्ध देश था, पर बंदूक पे बंदूक ले रहे थे वहाँ के युवक। तो मेरे दिमाग में आया कि ये क्या हो रहा है। हरित क्रांति को पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज, पर वहाँ तो लड़ाई चल रही है। तो ये हरित क्रांति क्या थी और क्यों है लोगों में आक्रोश? और उसी किससे जुड़ा हुआ आखिर में इंदिरा गांधी जी की भी जान भी गई। पर सब में भयंकर उस साल की ट्रेजेडी थी भोपाल की। भोपाल का प्लांट यूनियन कार्बाइड का, जो अब डाउ ने खरीद लिया है, उसने 3000 लोगों को उस रात में 2 दिसंबर 3 दिसंबर MIC की लीक से मारा, और तब से 30,000 लोग मर गए हैं। ये पेस्टिसाइड का प्लांट था, कपास की खेती पे पेस्टिसाइड अप्लाई करने के लिए, कार्बोरिल के लिए। तो पूरे साल मेरा दिमाग ठन्ना रहा था कि इतना अलग अलग तरह की चीजें, लेकिन सब जाकर जुड़ रही थी खेती से, और सब जुड़ रही थी एक नए आतंक के रूप में, एक वायलेंस और हिंसा के रूप में। तो मेरे दिमाग में बस ये था कि इतना हिंसा कैसे आई खेती में, क्यों आई? और उस समय मैं यूनाइटेड नेशंस के लिए काफ़ी काम कर रही थी, कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज पे काम कर रही थी। तो मेरे को मौका मिला कि एक पूरी की पूरी साल मैं काम करूं। उससे मेरी हरित क्रांति की हिंसा किताब निकली। पर ये दिख रहा था कि जीव मर रहे हैं, किसानों में कर्ज बढ़ रहा है। तब तक आत्महत्याएं नहीं शुरू हुई थी 1984 में, ये तो कहानी 90s की है, 97 की है। पर मेरे को लगा कि बस क्रिटिक करना पूरा नहीं है, अहिंसक खेती को बढ़ाना ज़रूरी है। तो अहिंसक खेती की ढूंढ शुरू की, उसमें पुरानी किताबें पढ़ी, पारंपरिक ज्ञान से सीखा, और धीरे धीरे करके आज नवदानिया हम लोगों ने खड़ा किया है, जो एक अहिंसक खेती और समृद्ध खेती का किसान के लिए रास्ता है। लेकिन आपसे बातचीत करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने सारी समस्याओं का समाधान परंपरा में ढूंढने की कोशिश की है। हमारे यहाँ जिस तरह की खेती होती थी, जिस तरह के खाद का इस्तेमाल होता था, पेस्टिसाइड्स जो होते थे हमारे अपने होते थे, वही आप रिवाइव करना चाहती हैं? खेती क्योंकि पूरी तरह मिट्टी से जुड़ी हुई है,
सूरज की ऊर्जा से जुड़ी हुई है, हमारे बीजों से जुड़ी हुई है। इसमें अगर हम वो जो प्रिंसिपल्स हैं जो सदियों से इस्तेमाल हुए और खेती को नाश नहीं किया, उनको एक स्थायी रूप में बढ़ावा दिया जाए, स्टैग्नेंट रूप में नहीं पर सस्टेनेबल रूप में, वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसका ऑल्टरनेटिव वो टेक्नोलॉजीज है। इसका ऑल्टरनेटिव्स है कार्बाइड के पेस्टिसाइड जिन्हें भोपाल में मारा। इसका ऑल्टरनेटिव है यूरिया जिसने मिट्टी को ख़त्म कर दिया है, रेगिस्तान बना दिया है। और आज जो मौसम बदलाव की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें साफ निकल रहा है कि यूरिया से निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना मौसम के लिए भयानक है। और ये खेती पानी ज़्यादा मांगती है, पानी की कमी हो रही है सब जगह। तो इसका विकल्प तो वही है जहां हमने कम पानी इस्तेमाल किया, जैविक खेती में इस्तेमाल किया। अब जैविक खेती कहाँ से आई? एल्बर्ट हार्वर्ड का नाम बड़ा दुनिया में फैला है कि ये मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग के पिताजी हैं। हमेशा पिताजी ढूंढे जाते हैं, माता जी नहीं ढूंढी जाती। वंदना जी, क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग जब आप कहती हैं हमारे पास सब कुछ था, तो जो नया आ रहा है क्या सारा गलत है? आप टेक्नोलॉजी की भी मुखालफत करेंगी, आप नए तरह के बीजों की भी मुखालफत करेंगी, तो जो आज की समस्याएं हैं, आज की जो चुनौतियां हैं, जिस तरह का उत्पादन, आबादी, वो इनके बिना कैसे संभव हो पाएगा? मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ बिल्कुल नहीं तो आपके साथ स्टूडियो में टेक्नोलॉजी से सराउंडेड हूँ, बैठी नहीं होती। मैं उन टेक्नोलॉजीज़ के खिलाफ हूँ जो पहली झूठ बोलती हैं और दूसरा प्रकृति और समाज को हानि करती हैं। झूठ की बात रही, हरित क्रांति को बार बार कहा गया, इससे उत्पादन बढ़ा। जो जैव यांत्रिक तकनीक, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीज हैं जैसे बीटी कपास, इन्हों कहा जा रहा है कि इनसे उत्पादन बढ़ेगा। दोनों बिल्कुल झूठ हैं। खाने का उत्पादन नहीं बढ़ा, हरित क्रांति में भी कमोडिटी का उत्पादन बढ़ा। हरित क्रांति के बाद क्या हिंदुस्तान में आत्मनिर्भरता नहीं आई? हम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का घटिया गेहूं खाने को बाध्य थे, क्या उससे हमें मुक्ति नहीं मिली? हम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का घटिया गेहूं फिर खा रहे हैं और अब तो $480 पे इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये नए फिनोमिना है, ये अभी शुरू हुआ है। हाँ, लेकिन इस बीच में जो 2.5-3 दशक हम जिस तरह से अपने पैरों पर खड़े रहे अन्न उत्पादन के मामले में, क्या उस उपलब्धि को आप बिल्कुल नकार देंगे? मैं उस उपलब्धि को हमारी नीतियों से जोड़ती हूँ। हमने तो आंकड़े जोड़े हैं कि अगर जितना पानी किसानों को मिला, अगर जितना बाजार से समर्थक मूल, गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट स्कीम्स, वो सब वो मिला, जैविक खेती के द्वारा भी हम उतना ही उत्पादन करते। वो बीज और रासायनिक से जुड़ा हुआ नहीं था, वो एक स्वावलंबन कृषि नीति से जुड़ा हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 भाग थे, एक तो टेक्नोलॉजी जो रासायनिक और नए बीज थे, और दूसरा नीति। ये नीति का कंट्रीब्यूशन था कि हम सेल्फ रिलायंस हुए। और आज नीति का ही कंट्रीब्यूशन है कि हमें फिर से इंपोर्ट किया जा रहा है। चाहे भारत ने 74 मिलियन टन गेहूं उत्पादन किया और हमारा गेहूं हमारी रोटी के लिए सब में बढ़िया है। आप खेतों और किसानों से जुड़ी हिंसा को केवल खेती के तरीके पर में ढूंढ रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लैंड रिफॉर्म्स जो होने थे, जो कुछ जगह हुए, वहाँ पर उसके नतीजे भी अच्छे सामने आए, वो बाकी देश में नहीं हुए और उसकी वजह से भी हिंसा पैदा हुई? मैं बिल्कुल अलग अलग देखती ही नहीं हूँ। मेरी ट्रेनिंग फिजिक्स में है, सिस्टम्स एनालिसिस की है, और मैंने हरित क्रांति का जो क्रिटिक किया इसलिए किया कि वहाँ पे एक छोटा सा फ्रैगमेंट को लेके गेहूं ज़्यादा पैदा हो गया, चाहे पूरा का पूरा प्रोडक्शन हमारी तिलहन का, हमारी दलहन का कम हो गया, हमारा पानी का सत्यानाश हो गया। मैं तो सिस्टम्स के रूप में देखती हूँ। और हाँ, लैंड रिफॉर्म एक वाइटल इशू है, इसीलिए हम उन किसानों की मदद कर रहे हैं आजकल जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो अपने लैंड एक्विजिशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो ट्राइबल्स जो नया लैंड और फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। लैंड रिफॉर्म तो एक बहुत वाइटल इशू है, और लैंड रिफॉर्म इसलिए भी वाइटल इशू है क्योंकि ये प्रोडक्शन वाइटल है या बुनियादी इशू? बुनियादी है। उसके बाद दूसरी चीजें अपने आप जुड़ती जाती हैं। हाँ, और ये भी आजकल के भारत के में बहस, जो बहुत झूठी बहस चल रही है कि छोटा किसान
तो ख़त्म होना ही है। लैंड रिफॉर्म का मतलब लैंड बटेगा। अगर लैंड बटेगा 100 करोड़ की जनता में जोत छोटी होगी। वो छोटी जोत को किस तरह एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट में करके, जो कि लेबर इन खेत में इंसान के हो, पर मार्केटिंग अरेंजमेंट्स में और चीज़ों में, टेक्नोलॉजी इनपुट्स में, उसमें एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट हो, ये नया चैलेंज है हमारे काम से 20 साल में। और ये मैं वैज्ञानिक के रूप में कह रही हूँ, एक झूठ को हमने चैलेंज किया है। वो झूठ था कि बड़ी जोत से ही उत्पादन बढ़ता है। बड़ी जोत से रासायनिक का, एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ता है, आउटपुट नहीं बढ़ता। पर आउटपुट और इंडिविजुअल यील्ड का कंफ्यूजन बना के बड़ी जोत को बढ़ाया गया। FAO का डेटा है, यूनाइटेड नेशंस का डेटा है, हमारी बार बार स्टडीज हुई हैं कि जितनी छोटी जोत, जितनी जैव विविधता से भरा खेत, उतना ही खाने का उत्पाद ज़्यादा। मैं 84 पे लौटता हूँ। 84 में आपको ये लगा कि इससे लड़ा जाना चाहिए, आपने एक अभियान शुरू किया, नवधान्य का उदाहरण दिया आपने, और इन चीज़ों को रेखांकित किया कि हमें पारंपरिक खेती पर, जैविक खेती पर जोर देना पड़ेगा। हमारे अपने जो उपाय हैं, संसाधन हैं, उनके बल पर खेती को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और क्या आपने महसूस किया? 2 और मुद्दे हैं जो खेती से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। एक मुद्दा तो सीधे है, क्यों इस दशक में भारत का किसान आत्महत्या कर रहा है। यह आर्थिक नीतियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि खेती को जीविका से हटा के, एक देश के स्वावलंबन से हटा के, पूरी तरह एक बाजारी इशू बना दिया है। बाजारी इशू में बीज में 5 बड़ी कंपनियां छाएंगी और व्यापार में 5 बड़ी कंपनियां छाएंगी। और इसका एक इनेविटेबल कॉन्सिक्वेंस है कि जो बेचेंगे इनपुट, बीज हो चाहे रासायनिक हो, वो महंगा बेचेंगे किसान को। और जब खरीद होगी किसान से, चाहे वो उसका कपास हो, चाहे वो काली मिर्च हो, कुछ भी हो, वो सस्ते दाम में खरीदी जाएगी। और इसके बीच किसान कर्ज में डूबने लगा है, क्योंकि उसे इस तूफान पे छोड़ दिया गया है। पूरा हिंदुस्तान ही चिंतित है, जिस तरह से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, जिस तरह से एक पर निर्भरता नज़र आ रही है विदेशों पर, अनाज के मामले में, तिलहनों के मामले में, वगैरह वगैरह। हम इस पर बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल बातों को एक छोटा सा ब्रेक देना पड़ेगा। बातों ही बातों में बहुत सारी बातें उजागर हो रही हैं, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, हम फ़ौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता वंदना शिवा। हम उनसे बात कर रहे हैं वो भारतीय खेती में, हिंदुस्तान में खेती में जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं और जिस तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, और उन्होंने इनको लेकर जो कुछ काम किया है उस पर उनसे बातचीत कर रहे हैं। वंदना जी, हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा संकट भारतीय कृषि के सामने मौजूद है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, हम अपनी आत्मनिर्भरता खो रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे खेतों पर, हमारी खेती पर कब्जा करने की कोशिशें कर रही हैं। थोड़ा सा इसको खुलासा कीजिए, ये जो संकट है किस तरह से आकार ले रहा है? आत्महत्याओं का जो संकट है, अगर आप देखिए कहाँ से शुरू होता है। किसान अपना बीज खोता है इसलिए कि नई कंपनियां कहती हैं अपने पुराने बीजों को ख़त्म कर दो, ये इन्फीरियर हैं, ये प्रिमिटिव हैं, हमारा नया बीज खरीदो। पर नया बीज है जैव यांत्रिक तकनीक का तैयार किया हुआ, शंकर बीज है, जिसको बचाया नहीं जा सकता, जिसका टेस्टिंग नहीं हुआ है इस देश में अलग अलग जगहों पे। पारंपरिक बीज तो पहाड़ के लिए अलग, बिहार के लिए अलग, डेक्कन प्लेटो के लिए अलग, सदियों से टेस्ट होके निकले हैं, फेल नहीं करते। और हर साल जब किसान लगाता है, देख के लगाता है जर्मिनेशन क्या है। आज जो बाजार से बीज आ रहे हैं और पूरी तरह उसका सर्टिफिकेशन और गारंटी कंपनियां खुद देख रही हैं, वो 2 तरह से किसान पे बोझ बना रही हैं। पहला, इनका दाम बहुत महंगा है। 100 रुपये के कपास के बीज 4000 रुपये का कपास, अभी मुझे खबर मिली गेंदे का बीज 2 लाख किलो पे बेचने लगी हैं। और दूसरी तरफ उनका एकाधिकार बीज पे ऐसा ज़बरदस्त फैल रहा है कि किसान को ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि वो उनसे खरीदे। और जो नया बीज कानून सरकार लाने की कोशिश की है, जिसके खिलाफ हमने बीज सत्याग्रह किया था, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। दूसरा है, ये रिलायबल नहीं है। बिहार में 400 करोड़ की हानि हुई थी जब एक नया संकरित मक्की का बीज लाया गया था, और ये फेलियर जगह जगह दिख रहे हैं। अभी पंजाब में बीटी कपास पूरी तरह फेल हो गया। तो ये फेलियर और
ज़्यादा दाम और कॉटन कहीं एक आध जगह अच्छा उत्पादन भी दिया उसने, ये किसी सीजन में, कहीं किसी सीजन में मौसम ठीक हो, बारिश ठीक हो तब। पर जो हमारे कपास हैं वो अलग अलग मौसम, अलग अलग मिट्टी के लिए एक रिजिलियंस है। और साथ साथ हमने कपास का मोनोकल्चर कभी नहीं किया। कपास के साथ हम तूर उगाते थे, ज्वारी उगाते थे, जो कि खाना तो आता था किसान के परिवार के लिए। आजकल विदर्भ में आत्महत्याएं कर्ज के लिए भी हो रही हैं, पर भूख के लिए भी हो रही हैं। कुछ दिन पहले मुझे वहाँ से फ़ोन आया था कि अब परिवारों के पास खाना तक नहीं बचा, इसलिए हम वहाँ पे अनाज के बीज ले जा रहे हैं, दालों के बीज ले जा रहे हैं कि फिर से किसान का बीज की आत्मनिर्भरता वापस आए। ये बीज पे जो सॉवरेनिटी पे अटैक हुआ, ये एक बहुत दिक्कत है। दूसरा है व्यापार का। अगर बाजार सच्चा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बाजार झूठा है। $400 बिलियन की सब्सिडी के साथ आपका इंटरनेशनल ट्रेड चलता है। तो कपास जब सस्ता किया जाता है $4 बिलियन से अमरीकी सब्सिडी से, तो यहाँ जब सस्ता हो जाएगा तो किसान को पूरा कपास का दाम नहीं मिलेगा। यही हुआ हमारे स्पाइसेस के साथ, यही हुआ हमारी तिलहनों के साथ, जब सोया और पाम ऑयल आपने आने लगे। सब्सिडी की बात की। हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर सब्सिडी खेती को दी जा रही है, और इसको लेकर जो नीतिकार हैं वो बड़े चिंतित रहते हैं कि ये सब्सिडी बेकार जा रही है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल झूठ है कि भारत की सब्सिडी कृषि में बड़ी है। ये तो कैलकुलेशन हो गया था जब WTO शुरुआत हो रही थी कि असली में भारत की कृषि सब्सिडी नेगेटिव है, -2% है। और विश्व व्यापार संगठन की वजह से एक कन्फ्यूजन आने लग गया है, सब्सिडी और सपोर्ट को इक्वल दिखाने लग गए। भाई, अगर आप खेती में इरिगेशन नहीं दोगे, अगर किसानों को आप उनकी उपज का पूरा दाम नहीं दोगे, वो सपोर्ट होता है, वो समाज और नीति से सपोर्ट होता है, वो सब्सिडी नहीं है। उसके बिना कोई एक्टिविटी नहीं चल सकती है। आपका ये स्टूडियो, आपका ये चैनल ना चल पाए अगर नीति का सपोर्ट ना हो पाए। ये सब्सिडी नहीं है, ये सपोर्ट है। और सब्सिडी और सपोर्ट आपने नीति, सब्सिडी, निवेश, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हाँ। हमारी नीतियों में परिवर्तन हुआ, हमने खेती में निवेश कम कर दिया। बिल्कुल। हाँ, और सब्सिडी को लेकर हमारे बहाने शुरू हो गए, उसमें भी कटौती हुई जो ज़रूरी सपोर्ट था किसान के लिए। अब एक गेहूं का देख लीजिए, ये कह के सरकार ने इंपोर्ट किया कि हम सब्सिडी नहीं देंगे किसान को, 850 रुपीज़ से 900 रुपये क्विंटल तक हम गेहूं का प्रोक्योरमेंट नहीं ले जाएंगे। मीन टाइम सरकार बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गई और आज के समय में $480 पर टन इंपोर्ट कर रही है। ये तो दुगने से भी ज़्यादा है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सब्सिडी देने को तैयार है सरकार, पर हमारे किसान को सपोर्ट देने को तैयार नहीं है। सरकार जो है कारपोरेट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है। इस तरह की फार्मिंग का अब किस तरह से इस पर असर पड़ने जा रहा है? कॉर्पोरेट फार्मिंग 2007 में प्रमोट करना, मैं तो कहूँगी बहुत पिछड़ापन है। पिछड़ापन इसलिए है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग का मतलब आप लोगों को हटा के आप मशीनों और रासायनिक के साथ खेती करोगे। मशीनों को चाहिए पेट्रोल और डीजल, उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे बदलता है मौसम, और वो आज के संदर्भ में करना जब सूखा बढ़ रहा है, बाढ़ें बढ़ रही हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा रहा रासायनिक की बात, लोगों के स्वास्थ्य पे हानि हो रही है और रासायनिक की वजह से ही किसान का कर्ज बढ़ रहा है। जब कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू होती है, वही कंपनियां किसान को महंगा रासायनिक और बीज बेचती हैं और वही कंपनियां उनसे उपज खरीदती हैं। अमेरिका में किसान क्यों गायब हुए? क्योंकि वो इस गुलामी में फंस गए, जो कि देखते देखते आज अमेरिका की खेती कॉर्पोरेट खेती है और छोटा किसान बिल्कुल गायब हो गया। अब भारत कब्जा कर लेंगी पूरी खेती पर, वही करेंगी, वही बेचेंगी, और जिस शर्तों पर और जिस कीमत पर बेचना चाहेंगी बिल्कुल उसमें बेचेंगे। और अगर आप देखिए, भारत की नीति ऐसे बन रही है कि आप किसान को पेरिशेबल्स की तरह धक्का दे रहे हो। टमाटर उगाओ, आलू उगाओ, ब्रसेल्स स्प्राउट्स उगाओ, बेबी कॉर्न उगाओ। अब ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आपने बेचा नहीं, एक दिन के लिए आप रख नहीं सकते। अनाज से हटाया जा रहा है भारत के किसान को, और जब अनाज से हटाया जाएगा तो देश की आत्मनिर्भरता खत्म होगी। और जमीनों पे तो वैसे भी आक्रमण है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह का। क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी इसी तरह का खतरा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो बहुत जबरदस्त खतरा है। कॉर्पोरेट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलग नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग में आप जमीन का ओनरशिप
कॉरपोरेशंस के हाथ में जाने देते हो। कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप कागज पे तो ज़मीन का ओनरशिप किसान के हाथ में रहने देते हो, पर जो आर्थिक जाल उसको घेर लेता है उसमें वही कर्ज जो सुसाइड्स के पीछे है, आत्महत्याओं के पीछे, वही कर्ज का साइकिल बनने लगता है। क्योंकि बड़ी कंपनियां खेती में रोटी देने के लिए नहीं आती हैं, मुनाफे के लिए आती हैं, और उनका मुनाफा का रास्ता है खर्च बढ़ाते जाओ लागत का और दाम गिराते जाओ उत्पाद का। वंदना जी, ये बताइए कि आम तौर पर जो आम उपभोक्ता है वो समझ नहीं पाता है कि ये जो खेती में जो कुछ हो रहा है उसको कैसे प्रभावित कर रहा है। थोड़ा सा इस संबंध को उजागर कीजिए। मैंने बढ़ते हुए दाम की बात की थी। जब तक हम रोटी को, खेती को, अनाज को एक बेसिक नीड के रूप में मैनेज करते हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हुआ था और तरह तरह के एक्ट्स थे जो प्राइस को बढ़ने नहीं देते थे। आज स्पेक्यूलेशन के हाथ में, कमोडिटी स्पेक्यूलेशन के हाथ में जब खेती चली जाती है तो दाम तो बढ़ते जाएंगे और इससे हर घर में असर पड़ेगा। दूसरा है हम क्या उगाते हैं। 20 साल पहले हर घर में रोटी के साथ दाल तो मिल ही सकती थी, गरीब से गरीब थोड़ी सी दाल खा लेता था। इस 20 साल में दाल खाना एक लग्जरी बन गया है। जब दाल गायब होगी प्रोटीन गायब होगा, जब प्रोटीन गायब होगा न्यूट्रिएंट्स गायब होंगे, कमज़ोरी आएगी। आजकल मैं देखती हूँ कि मेहनत करके कमाने वाले को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो सामान लादने वाला हो, उनको पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। और ये फिगर्स तो निकल गए हैं यूएन स्टडीज़ में और हमारे फैमिली हेल्थ सर्वे में कि 2/3 बच्चे भारत के आज कुपोषित हैं और दुनिया के 1/3 कुपोषित बच्चे भारत में। आप कहना चाहती हैं कमज़ोर खेती, कमज़ोर किसान मतलब कमज़ोर हिंदुस्तान। बिल्कुल सीधा सा संबंध है। सीधा संबंध है। इसलिए खेती को भी मजबूत करने के बारे में सोचें, किसानों को भी मजबूत करने के बारे में सोचें, तभी आप मजबूत और स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल जी, बात निकली तो बहुत दूर तक तलक जाएगी वंदना जी, और बात सचमुच में बहुत दूर निकल रही है। हम इस बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन फिर से एक वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हम फ़ौरन लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।